हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं और जिसमें कैटालिस्ट एंजाइम के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए क्लास को रन किया जाए। एक बार मुस्कुरा दीजिए और फिर क्लास को रन किया जाए। सब लोग मुस्कुरा दिए। चलिए, तो आज का टॉपिक मेरा है एंजाइम। आज का जो टॉपिक है भाई वो क्या है भाई? एंजाइम। एंजाइम क्या है? ठीक है ना। देखिए, एंजाइम एक उत्प्रेरक होता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वैसा कार्बनिक पदार्थ जो किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है, उसे एंजाइम कहा जाता है। जैसे उत्प्रेरक हम लोग पढ़े हैं कि केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे चाहे घटा दे। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम बाबू ये अभिक्रिया के गति को क्या कर दे? चेंज कर देता है, मतलब उसके रेट को बढ़ा देता है, तो उसको क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच चेंजेस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? वैसी रासायनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, रासायनिक पदार्थ जो है ना बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, उसको क्या कहा जाता है भाई? कैटालिस्ट कहा, एंजाइम कैटालिस्ट कहा जाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, एंजाइम को बायोकेमिकल कैटालिस्ट भी कहते हैं तथा इस घटना को बायोकेमिकल कैटालिसिस कहते हैं। ठीक है ना। ये एक कैटालिस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज अगला पॉइंट है, इसमें ध्यान से देखिएगा कि यह उच्च अणु भार वाले प्रोटीन अणु होते हैं। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन होते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंजाइमिक रिएक्शन है ना। जैसे कुछ एंजाइम उत्प्रेरकीय अभिक्रिया, जैसे मिल्क है। मिल्क दही में जमता है। जो एंजाइम का काम करता है, कैटालिस्ट का जो काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग लैक्टोबैसिल। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर दूध किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? दही में कन्वर्ट हो रहा है। और इसमें जो मिल्क कर्ड में जा रहा है, जो कैटालिस्ट एंजाइम होता है, एंजाइम कैटालिस्ट जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आएंगे। अगला नेक्स्ट पेज है कि एंजाइम जाइमेज ग्लूकोज को इथेनॉल तथा CO2 में परिवर्तित कर देता है। जैसे यहां पर आपके पास ग्लूकोज है और यहां पर किस में बदला हुआ है? इथाइल अल्कोहल में बदला हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है यहां पर। तो ग्लूकोज किस में बदला है? इथाइल अल्कोहल में। तो वहां पर जो एंजाइम कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं, जिसको बोला जाता है जाइमेज। क्या कहता है? जाइमेज। ठीक है। नेक्स्ट, एंजाइम इन्वर्टेज चीनी को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। जैसे यहां पर केन शुगर है, सुक्रोज है, शुगर है। ठीक है ना। इसका हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है, तो यहां पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल रहा है। तो ग्लूकोज 1 मोल फ्रुक्टोज जो मिल रहा है, और ये जो एंजाइम कैटालिस्ट वर्क करता है उसका नाम होता है इन्वर्टेज। क्या होता है? इन्वर्टेज। ठीक है। अगला देखिए, यहां पर समझिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। एंजाइम के नाम है, ठीक है ना, सोर्स है, और एंजाइमेटिक रिएक्शन है कि मतलब किसमें से किसमें बदलता है। जैसे मिल्क कर्ड में चेंज होता है, तो वहां पर जो मिल्क कर्ड में चेंज होता है वो एंजाइम कौन होता है? लैक्टोबैसिल होता है। ठीक है ना। ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं जाइमेज। और इसका ये सब सोर्स है। ये सब क्या है? कर्ड। ये क्या है? सोर्स है। इन्वर्टेज जो कि केन शुगर को ग्लूकोज फ्रुक्टोज में चेंज करता है। अगला माल्टेज, एज। सब एंजाइम के नाम के अंत में एज आ रहा है, देखिए। ठीक है ना। तो माल्टोज किसमें बदला है? ग्लूकोज में। अगला यूरिएज है ना। यूरिएज माने यूरिया किसमें बदलता है? अमोनिया और CO2 में। ठीक है ना। इसका जो सोर्स है यहां पर सोयाबीन है। ठीक है। डायस्टेज जो होता है स्टार्च किसमें बदलता है भाई? माल्टेज में, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और इसका सोर्स क्या होता है? माल्ट होता है। नेक्स्ट है बाबू, प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो रहा है जल अपघटन से। तो ये बाबू पेप्सिन, इसमें जो एंजाइम होते हैं किसके वर्क के द्वारा, किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो पेप्सिन के द्वारा होता है। और इसका सोर्स क्या होता है? एस्टोमच। ठीक है। चलो नेक्स्ट, वही चीज हिंदी में यहां पर है ना। एंजाइम
बायोकेमिकल रिएक्शन है उसका सोर्स है और इसका ये एंजाइम का नाम है। ये पनीर आप देख रहे हैं भाई। चलिए यहां पर अगला पॉइंट, एंजाइम। एंजाइम की कार्य करने की क्षमता सर्वोत्तम होती है, माने सबसे अधिक होती है, अर्थात एंजाइम एक अणु अभिकारक के 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट परिवर्तित कर सकता है। माने एंजाइम के एक अणु ना कई लाख माने लगभग 10 लाख रिएक्टेंट को किस में बदल सकता है, प्रोडक्ट में बदल सकता है। इतना पावरफुल, मतलब बाहुबली के जैसा ये पावरफुल होता है एंजाइम। देख रहे हैं ना, बाहुबली के जैसा क्या होता है, पावरफुल होता है। माने एगो एंजाइम के अणु लगभग 10 लाख रिएक्टेंट को किस में बदल रहा है भाई, प्रोडक्ट में बदल रहा है ना। माने ये ओवरऑल बाहुबली के ही बात है एंजाइम। देखिए एंजाइम उच्च विशिष्ट प्रकृति के होते हैं निश्चित रूप से, अर्थात प्रत्येक एंजाइम की विशिष्टता किसी एक अभिक्रिया के लिए होती है। एक एंजाइम के द्वारा एक ही बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या किया जा सकता है, कैटालाइज किया जा सकता है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो जो एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं ना, वो एक अणु इसमें इन्वॉल्व हुआ तो लगभग 10 लाख या जितना भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, तो जो एंजाइम एक बार भाग ले लेगा ना केमिकल रिएक्शन में, उसके बाद वो एंजाइम ना वो खत्म हो जाएगा, है ना। वो क्या हो जाएगा, खत्म, समाप्त हो जाएगा। अब उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर ऐसा नहीं हो कि वही एंजाइम दूसरे केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, नहीं, वही बात यहां पर लिखा गया है। मतलब ये ओवरऑल क्या होता है भाई, स्वार्थी। अगला इष्टतम ताप। वो इष्टतम ताप क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। वो जिस टेम्परेचर पर ना एंजाइम बहुत अच्छा से कार्य करता है, ठीक है ना, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, इष्टतम ताप कहते हैं। वहां पर लिखा है कि वह ताप जिस पर एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर अधिकतम होती है उसे इष्टतम ताप कहा जाता है। माने जिस ताप पर मतलब एंजाइम है ना अभिक्रिया के रेट को बहुत अधिक कर देता है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को इष्टतम ताप कहा जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर होता कितना है, एंजाइम सक्रियता का इष्टतम तापमान का प्रस लगभग 298 से 310 केल्विन के बीच रेंज करता है, ठीक है ना। इसका आप सॉल्टेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखा ना ये कैटालिस्ट है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन है। कैटालिस्ट नॉर्मल रिएक्शन में बहुत बड़ा अंतर है। ये एंजाइम कैटालिस्ट बहुत पावरफुल होता है। आप देखिए अगला एंजाइम कैटालिस्ट के बाद हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट क्या होता है। तो वो कैटालिस्ट क्या होता है, वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लिए बिना, माने अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ा देगा या घटा देगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक पदार्थ जो बिना अपने में रासायनिक परिवर्तन किए, माने बिना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है, कैटालिस्ट कहा जाता है। तथा इस घटना को उत्प्रेरण कैटालिसिस कहा जाता है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें वर्धक एक टर्म होता है, वर्धक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वर्धक या इसी को प्रेरक कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है एक्टिवेटर या प्रोमोटर। अच्छा प्रोमोटर क्या होता है, प्रोमोटर वो रासायनिक पदार्थ होता है जो कैटालिस्ट को माने उत्प्रेरक को कैटालाइज करता है, उत्प्रेरित करता है ना। वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता या सक्रियता क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसे वर्धक कहा जाता है, ठीक है ना। वर्धक केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे घटा दे, कैटालिस्ट कहलाता है। और कैटालिस्ट को उत्प्रेरित कर दे और उसको क्या कर दे, और सपोर्ट कर दे, तो जो उत्प्रेरक को सपोर्ट करता है ना उसको वर्धक प्रोमोटर कहा जाता है ना। जैसे हेबर प्रोसेस में आप इसको पहले आप नोट कर सकते हो। देखिए एग्जांपल, जैसे हेबर प्रोसेस से अमोनिया गैस का निर्माण किया जाता है बड़े पैमाने पर, तो इसमें आयरन है, मोलिब्डेनम है, तो आयरन कैटालिस्ट के काम करता है, और इसके रेट को इसको और रिएक्टिव बनाने के लिए जो MO मोलिब्डेनम यूज किया जाता है वो प्रोमोटर माने वर्धक का काम करता है, प्रेरक वर्धक का काम करता है। तो ध्यान रहे हेबर प्रोसेस में जो Fe याद रहे ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, जबकि MO वर्धक का काम करता है, प्रोमोटर। चलिए आजा, वेजिटेबल ऑयल्स है ना, हाइड्रोजनेशन, निकल कॉपर के प्रेजेंस में वेजिटेबल घी में बदल गया है। अब यहां पर जो निकल एज ए कैटालिस्ट और कॉपर प्रोमोटर के रूप में यूज किए गए हैं। अब देखिए उत्प्रेरक विष तथा संदामक क्या होता है, पॉइजनस कैटालिस्ट पॉइजन एंड इसको बोल सकते हैं इनहिबिटर कहा जाता है। होता क्या है कि
वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता या सक्रियता को क्या कर देता है, घटा देता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, तो उत्प्रेरक विष तथा समंदक कहलाता है ना। जैसे यहां पर देखिए बाबू मेरे, इसका आप शॉर्टेशन कर सकते हो, ऊपर करेंगे हम। देखो यहां पर हेबर प्रोसेस में बाबू हम लोग जब मोलिब्डेनम लिए थे तो इसके रेट को बढ़ा दिया था, क्योंकि ये आयरन को क्या कर रहा था, प्रमोट कर रहा था। लेकिन यहां पर COH2H2S जो है ना, ये अभिक्रिया के रेट को इसको ही क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। मतलब कि Fe कैटलिस्ट पे काम कर रहा था खूब अच्छा, मोलिब्डेनम आया और रेट को बढ़ा दिया, इसके प्रोडक्शन को और बढ़ा दिया तेजी से। लेकिन COH2S जो है ना, ये कैटालाइटिक पॉइजन है, उत्प्रेरक विष है, और ये क्या कर देगा, अभिक्रिया के जो कैटालिस्ट को सक्रियता बढ़ा रहा था वो क्या कर देगा, ये घटा देगा COH2S। चलिए समझ में आया। अब देखो इसके टाइप को देखेंगे, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार माने पहला हम लोग देखेंगे समांगी उत्प्रेरक, मतलब कि होमोजीनियस कैटालिस्ट। होमोजीनियस कैटालिस्ट में क्या होता है कि वैश्विक प्रक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट गैस है और उत्प्रेरक तुम्हारा गैस है, दोनों का फेज सेम रहेगा ना, तो कहेंगे ये जो केमिकल रिएक्शन है ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस कैटालिस्ट है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 SO3 में बदल रहा है NO कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो होता क्या है, SO2 O2 और NO उत्प्रेरक है, SO3 में बदल गया है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ रिएक्टेंट गैस है, रिएक्टेंट गैस है, और उत्प्रेरक भी तुम्हारा क्या है, गैस है। तो ये रिएक्टेंट का गैस अवस्था और NO उत्प्रेरक का भी अवस्था, भौतिक अवस्था सेम है, तो कहेंगे ये क्या है, समांगी उत्प्रेरक है। ठीक है, समांगी उत्प्रेरक है। अब देखो हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट वैसी प्रक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था एक समान नहीं होती है तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे आप देखिए यहां पर क्या होगा, रिएक्टेंट जो है गैस है और यहां पर प्लेटिनम सॉलिड फेज में उत्प्रेरक आ गया है, दोनों की भौतिक अवस्था डिफरेंट है। रिएक्टेंट का भौतिक अवस्था गैस है, उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था सॉलिड है, इसलिए बाबू ये जो होंगे कैटालिस्ट क्या कहलाएंगे, हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट कहलाएंगे। ठीक है ना। अगले हम लोग बढ़ेंगे, अगला प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस में ये रिएक्टेंट गैस है और यहाँ पर जो उत्प्रेरक आयरन है सॉलिड फेज में है, तो यहाँ पर ये यूज किए जाते हैं किसके रूप में, तो हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट के रूप में। अब ये सब जानने की जरूरत नहीं। अब देखो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट और कैटालाइटिक रिएक्शन। उत्प्रेरक की सामान्य विशेषताएं हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर है कि यह किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। उत्प्रेरक जो है केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कराता है, भले स्टार्ट होने के बाद उसके रेट को बढ़ाएगा चाहे घटाएगा, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करा सकता है, कर सकता है। नेक्स्ट तीसरा, ठोस उत्प्रेरक अधिक प्रभावी तब होता है जब इसके बारीक कणों को उपयोग किया जाता है, क्योंकि बारीक कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे अधिशोषण की क्रिया भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अगर कोई आप केमिकल रिएक्शन में मान लीजिए हेबर प्रोसेस में आप ना क्या लिए, लोहा के क्या लोहा माने Fe उत्प्रेरक अमोनिया के निर्माण में हेबर प्रोसेस से लोहा का एक टुकड़ा ले लिए और लोहा को महीन पाउडर में बदल करके उसको केमिकल रिएक्शन में क्या कराएं, उस पर घटना कराएं, केमिकल रिएक्शन का घटना कराएं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब बारीक करेंगे उसको पाउडर फॉर्म में चेंज करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा और प्रॉपर रूप से क्या होगा, केमिकल रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही बात यहाँ समझाया गया है। अगला है, ये अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित कर सकता है। बिल्कुल, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा तो सक्रियण ऊर्जा को कम करेगा, अभिक्रिया उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को घटाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। अभी हम ग्राफ के माध्यम से भी समझाएंगे। अगला पॉइंट, अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक की मात्रा तथा रासायनिक संघटन में परिवर्तन नहीं होता है ना। तो जो उसमें उत्प्रेरक यूज किया जाता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता है, संघटन भी चेंज नहीं होता। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए एग्जांपल, इसको जलाया गया है, इसको भी जलाने को है, तो किसका रेट ज्यादा है, इसका रेट ज्यादा है, क्योंकि अब ये जलेगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना। जब इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो जलेगा तो तेजी से ये जलेगा, इसमें ऑलरेडी आग लग चुका है, इसमें अब लगने को है तो पहले ये जलेगा ना, माने इसका रेट ज्यादा है। ठीक है। अब यहां पर देखिए इस ग्राफ को समझते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ पर ग्राफ में क्या है छोटू कि एनर्जी का यहाँ पर कोऑर्डिनेट है और इधर प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रिएक्टेंट है बेचारा किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अब प्रोडक्ट में बदलता है तो पहले आपस में रिएक्शन करता है, कोलिजन करता है। जाहिर सी बात है 1 2 3 मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएंगी, बढ़ेंगी। एनर्जी बढ़ते 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 एक मैक्सिमम स्टेज मिलेगा एनर्जी का, जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है या एक्टिवेटेड स्टेट कहा जाता है। उसके बाद यहां से ये किस में बदल जाएगा, ये सब रिएक्टेंट है रिएक्टेंट है रिएक्टेंट है रिएक्टेंट है। अब इस एक्टिवेटेड स्टेट के बाद ये प्रोडक्ट में बदलना स्टार्ट हो गया। प्रोडक्ट में बदलते बदलते यहाँ पर क्या फाइनली हमको क्या मिलेगा, सेपरेट प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, सेपरेट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहां से यहां तक जो ओरिजिनल पाथ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन जैसे हम लोग कैटालिस्ट इस पर डाले अभिक्रिया के रेट को बढ़ाने के लिए, तो अभिक्रिया का जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, देखो इसके नीचे हो गया है, घट गया है। किसके उपस्थिति में, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। तो इसका देखिए आप यहां पर इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया के दर को बढ़ा रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी माने पहाड़ ग्राफ घट गया है। अब बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में देखिए कहां गया है ना। तो उत्प्रेरक जो अभिक्रिया कैटालिस्ट है वह एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। याद रहे कि अगर उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा, अगर अभिक्रिया के दर को घटा रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी माने ग्राफ ये पहाड़ और ऊंचा जाएगा। ठीक है ना, यही चीज यहां पर समझाया गया है। ठीक है, अब देखो कैटालिस्ट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो कैटालिस्ट यूज किया जाते हैं, जैसे क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के क्रैकिंग के लिए जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, निकेल का प्रयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, आयरन का प्रयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट प्रोसेस, प्लेटिनम और V2O5 उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये सब इंडस्ट्री में। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय लेड चैम्बर मेथड्स, बाबू NO नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय स्टॉल्ड मेथड, प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। ये सब कैटालिस्ट है। बाबू डेकेन प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोलिन गैस Cl2, Cl2 का प्रयोग किया जाता है, ये कैटालिस्ट के रूप में। ठीक है ना, तो ये सब आपको बताया। उद्योग में उत्प्रेरक कैटालिस्ट इंडस्ट्री के रूप में, उसी का हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, चलो अगला सेलेक्टिव, चयनशीलता या चयनात्मकता। ठीक है ना, कैटालिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक की वह क्षमता जिसके कारण वह किसी प्रतिफल के उत्पाद बनने के लिए, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बदलने के लिए अभिक्रिया को दिशा प्रदान करता है। अर्थात एक ही प्रकार के अभिकारक से विभिन्न उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रोडक्ट का निर्माण कर सकती है। इसको हम लोग सिलेक्टिव। अब सिलेक्टिव होता क्या है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन मान लीजिए यहाँ पर है, ये बहुत सारे क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा ना, सब में रिएक्टेंट क्या है, सेम है। सब में रिएक्टेंट क्या है, सेम है। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको मीथेन गैस बनाना है तो कौन सा उत्प्रेरक हम ले, है ना। अगर आप निकल लिए तो CH4 बनेगा, अगर निकल हटा के कॉपर ले लीजिएगा और ये ले लीजिएगा तो मिथाइल अल्कोहल बदल जाएगा, और आप सिंपल कॉपर केवल ले लीजिएगा तो फॉर्मल्डिहाइड में बदल जाएगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, उत्प्रेरक को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन आपको दिए गए हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं तो सेम रिएक्टेंट वाले कई तरह के रिएक्टेंट हो गया, उसमें आप कैटालिस्ट को चेंज करिएगा ना तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको बनाना क्या है प्रोडक्ट के रूप में, जैसे कि यहां पर आपको दिखाया गया है। रिएक्टेंट सेम कई है और कैटालिस्ट चेंज करने पर प्रोडक्ट भी क्या हो गया, चेंज हो गया है। अगला सेप या सिलेक्टिव कैटालिस्ट, वैसे उत्प्रेरक अभिक्रिया जो उत्प्रेरक के छिद्रयुक्त मध्य के जो होता है ना खोता, उसी तरह का होता है। संरचना तथा अभिकारक और प्रतिफल के अणुओं के आकार पर निर्भर करते हुए उसे आकार चयनात्मक या वर्णनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है ना, तो सेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट में यही है बाबू कि आप छिद्रयुक्त कैटालिस्ट टाइप का सरफेस बनाते हैं और उस पर केमिकल रिएक्शन कराते हैं। जैसे आप देख लीजिए मध्य के जो खोता दिख रहा है उसी टाइप के है ना। माने जियोलाइट एक अच्छा आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है क्योंकि इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। अगला है अधिशोषण।
ठीक है ना। अगला पार्ट हम लोग का कैटालिस्ट आपका कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट क्या है, अधिशोषण, कैटालिस्ट। अधिशोषण क्या होता है साहब? अधिशोषण क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम हाथ पर पाउडर लगाए, तो ये क्या हुआ, पाउडर जा करके इस हैंड पर क्या हो गया, चिपक गया, ठीक है ना, एडजर्व हो गया, अधिशोषित हो गया। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि किसी सरफेस पर कोई दूसरा पदार्थ आके क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, अधिशोषण कहते हैं। मतलब कि वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ के अणु को दूसरे पदार्थ की सतह पर सांद्रित या संचित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अधिशोषण कहा जाता है ना। आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एक सरफेस बनाया गया है गोलाकार, और इस पर जाके ये पिंक कलर का गोला जाकर के क्या हो गया, सट गया है, एडजर्व हो गया है। तो यहाँ पर ये जो गोलाकार वृत्ताकार आप देख रहे हो ना, अंडाकार आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं एडजर्वेंट, ठीक है ना। और जो जा करके चिपका हुआ है पदार्थ, उसको हम लोग बोलते हैं एडजर्वेट, बेंट। और ये जो प्रक्रिया है इसको एडजर्प्शन माने अधिशोषण कहा जाता है। जैसे इस बोर्ड को काफी समय तक छोड़ दिया जाए तो इस पर धूल कण आके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, पूरा गर्दा भर जाएगा। तो आप बताइए कि ये जो बोर्ड है ये क्या कहलाएगा, एडजर्वेंट कहलाएगा, है ना, अधिशोषक कहलाएगा। और जो गर्दा जाकर के धूल कण इकट्ठा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजर्वेट कहेंगे, अधिशोष्य कहेंगे, मतलब वो प्रक्रिया अधिशोषण कहलाता है, ठीक है ना। अगला अधिशोषक है ना, अधिशोषक मतलब एडजर्वेंट जो आपको बताया है, अधिशोषक जिसके सतह पर अधिशोषण की घटना होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अधिशोषक कहते हैं। जैसे चौक, सिलिका जेल, चारकोल, धातु, चिकनी मिट्टी, है ना, एल्युमिनियम जेल, ETC, है ना, उसका एग्जाम्पल है। बात समझ आया ना। तो अधिशोषक होता क्या है, जिसके सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आके क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अधिशोषक कहेंगे। जो आकर के इकट्ठा हो रहा है धूल कण, उसको अधिशोष्य कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल आपके सामने, अधिशोष्य, यह अधिशोषक की सतह पर संचित या सांद्रित होती है, जैसे इंक, ठीक है ना, गैस, रंग, जलवाष्प, है ना, ये जाके सरफेस पर इकट्ठा होते हैं। अगला एग्जाम्पल ऑफ एडजर्प्शन, अधिशोषण के एग्जाम्पल, जैसे इंक एडजर्व बाई चौक। अगर चौक को हम लोग इंक में डुबो दे तो इंक केवल उसके सरफेस पर जाके चिपक जाएगा, तो ये अधिशोषण का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट, वाटर वेपर एडजर्व बाई सिलिका। सिलिका जेल आप देखे हैं, नए सामान आप खरीदते हैं तो उसमें एक छोटा पॉकेट के रूप में चमचमाता हुआ आपको दिखाई देता है कुछ पत्थर, सिलिका जेल होता है। वो मॉइस्चर को अपने पर, अपने सरफेस पर एडजर्व कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। अगला, कलरिंग मैटर एडजर्व बाई एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल जो होता है, आप ये जो पहनते हो, इस पर बहुत सारे धूल कण आकर के क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। नेक्स्ट, अमोनिया गैस एडजर्व बाई चारकोल। ये सब अधिशोषण के एग्जाम्पल थे, उसका हिंदी में ये है। नेक्स्ट, विशोषण क्या होता है, वैसी प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक की सतह पर संचित या सांद्रित अधिशोष्य को अलग हटाते हैं, उसे विशोषण कहते हैं। माने इस पर जाके धूल का इकट्ठा हो गया, इसको फूंक के हटा दिए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, विशोषण कहते हैं, है ना, डिसॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट है अवशोषण। अवशोषण माने अवशोषित कर लेना, खींच लेना अपने में, मतलब कि वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपूर्ण पिंड के अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाती है, माने फैल जाती है, उसे अवशोषण कहते हैं। जैसे अगर कॉटन को, रुई को अगर पानी में डुबो दिया जाए, चाहे स्पंज है, क्या होता है, रस में डूबा होता है, तो पूरे बल्क में अंदर तक, उसके पिंड में अंदर तक क्या होता है, रस एंट्री कर लिए होते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे अधिशोषण का प्रक्रिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अधिशोषण का उदाहरण है स्पंज जल को अवशोषित कर लेता है ना। अगला, पानी अमोनिया गैस को अवशोषित कर लेता है। शोषण क्या होता है, शोषण, सर्प्शन, वैसी प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण तथा अवशोषण दोनों साथ साथ होती है, उसे क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। माने अधिशोषण और अवशोषण की प्रक्रिया साथ साथ होती है, माने सरफेस पर भी इकट्ठा होगा, उसके बल्क में भी जाके कोई पदार्थ एंट्री करेगा, तो उसको हम लोग शोषण कहते हैं, है ना। उदाहरण है, सूती रेशा के रंगाई के दौरान रंग अधिशोषित तथा अवशोषित दोनों होती है। जैसे ये
जैसे इस शॉर्ट पर जो कलरिंग हुआ है इसमें अंदर भी गया है और सरफेस पर भी वैसा ही कलर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, किसका उदाहरण कहेंगे, शोषण का उदाहरण है ना। देखिए यहाँ पर केवल इस स्क्वायर पर, मतलब इस जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है लाइन है, इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाया गया, मतलब कोई कण आके इकट्ठा हुआ है तो एड्जॉर्प्शन हुआ है, और केवल अंदर चला गया है तो एब्जॉर्प्शन हुआ है, माने अधिशोषण अवशोषण। इसके सरफेस पर भी है और बल्क में भी, अंदर में भी है, तो इसको सब्शन कहेंगे। देख लीजिए इसके डायग्राम के माध्यम से आपको क्लियर कराया गया है। केवल सरफेस पर हो एड्जॉर्प्शन अधिशोषण, बल्क में हो अंदर हो एब्जॉर्प्शन माने अवशोषण, और सरफेस पर भी और बल्क में हो तो उसको सब्शन कहते हैं। अगला है डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस बिटवीन अधिशोषण अवशोषण, डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ये इसका अधिशोषण है, आप इसको शॉर्ट इसिम कर सकते हो, हम हिंदी में आपको बता रहे हैं। देखिए अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर, ध्यान से देखिए, यह सतही परिघटना है, अधिशोषण सतह पर होता है, यह बल्क परिघटना है माने अंदर तक होता है। इसमें अधिशोष्य का सांद्रण अधिशोषक की सतह पर अधिक होती है, और इसमें जो पदार्थ अवशोषित होता है वह पदार्थ के संपूर्ण आंतरिक क्षेत्र में समान रूप से वितरित होता है, ठीक है ना। प्रारंभ में अधिशोषण की क्रिया तेजी से होती है, इस पर अधिशोषण की क्रिया तेजी से होती है, बाद में ये स्लो हो जाता है। अवशोषण की क्रिया हमेशा एक समान दर से होती है। नेक्स्ट, वायु में उपस्थित जलवाष्प को सिलिका जेल अधिशोषित कर देता है, जबकि स्पंज जल को अवशोषित कर लेता है। ये इसके क्या है, डिफरेंस है, ठीक है ना। अब यहां पर समझिएगा, नेक्स्ट नोट है कि अधिशोषण की प्रक्रिया में डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एस एंट्रोपी तथा डेल्टा एच माने उसमें परिवर्तन घटती है, ठीक है ना, अर्थात ऋणात्मक होती है, माने तीनों ऋणात्मक होता है। अधिशोषण के प्रकार में है, ये दो तरह के होते हैं, एक रासायनिक अधिशोषण, एक रासायनिक अधिशोषण, एक भौतिक अधिशोषण। दोनों में अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये अंतर है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ध्यान से देखिए आप। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में तुलना चाहे अंतर। पहला भौतिक अधिशोषण, यह वांडर वाल बल के कारण होता है, यह रासायनिक बल के कारण होता है। इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। यह सतही परिघटना है तथा अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने से बढ़ती है। यह भी सतही परिघटना है तथा अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से यह भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। नेक्स्ट, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह विशिष्ट प्रकृति की नहीं होती है, यह विशिष्ट प्रकृति की होती है, ठीक है। और भी है इसमें, देखिए, कम ताप पर भौतिक अधिशोषण सक्रिय होते हैं तथा ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घट जाती है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा ताप पर रासायनिक अधिशोषण सक्रिय होते हैं तथा प्रारंभ में ताप के बढ़ने से एक निश्चित मात्रा तक बढ़ती है, किंतु कुछ देर बाद यह क्या हो जाती है, घटने लगती है। इसमें संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें संक्रियण ऊर्जा की उच्च आवश्यकता होती है। इसमें अधिशोषण की ऊष्मा कम होती है, इसमें अधिक होती है। कम होती है माने 20 से 40 किलो जूल पर मोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 8वां। इसमें अधिशोषण की ऊष्मा अधिक होती है, कहां से कहां, तो 80 से 240 किलो जूल पर मोल। यह बहुआण्विक अस्तर का निर्माण कर लेते हैं, जबकि ये एक आणविक अस्तर बनाते हैं, ठीक है ना। यह उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है, यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। तो ये इसका क्या था, डिफरेंस था, है ना, ये इसका क्या था भाई, डिफरेंस था। तो यहां तक आप कंप्लीट करें, फिर अगले क्लास में इसको खत्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद।